नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हिंदी पाठ्यक्रम में स्वागत है। आज मैं आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं के पतंग नामक कविता की व्याख्या आपको करवाऊंगी। और पतंग नामक कविता आलोक धनवा जी द्वारा रचित है। आलोक धनवा जी समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं का बहुत ही मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। यह कविता कवि के दुनिया रोज बनती है नामक काव्य संग्रह से ली गई है और यह पूरी कविता ना होकर पतंग नामक कविता का एक अंश मात्र है। पतंग बच्चों की उमंग और उल्लास का एक रंग बिरंगा सपना है, जिनके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उन ऊंचाइयों के भी पार जाना चाहते हैं। इस कविता में ये सब दर्शाया है। इस कविता में कवि ने बाल क्रियाकलापों तथा प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक सुंदर बिंबों का भी प्रयोग किया है और बच्चों के मन में जो जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के समाप्त होने तथा शरद ऋतु के आगमन के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ। तो यहाँ लोग धनवा जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो बादलों से तेज बारिश होती है, या ये कह लीजिए जो भादो का महीना होता है जिसमें काली घटाएं छाती हैं, वो अब समाप्त हो चुका है, अर्थात अब अंधकार खत्म हो रहा है। सवेरा हुआ, तो सवेरा कैसे? उजाले से भरा हुआ नया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, जैसे खरगोश की आंखें सुंदर होती हैं, लाल होती हैं, चमकती हुई होती हैं, उसी प्रकार से शरद ऋतु की सुबह भी लाल रंग से चमक रही हैं। सभी दिशाएं खुली खुली साफ साफ दिखाई दे रही हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो यहाँ पे शरद ऋतु का आगमन हो गया है, शरद ऋतु आ गई है, सर्दी आ गई है। तो इसमें कवि बता रहे हैं कि शरद ऋतु को भी मानवीकरण अलंकार का रूप दिया है। यहाँ पर उसको एक मनुष्य के तरीके से बताया है कि शरद ऋतु प्रकाश, शरद ऋतु में जो प्रकाश फैल गया है उससे सारा वातावरण हरा भरा और खुशहाल दिखाई दे रहा है। और एक पुलों को पार करते हुए, शरद आया पुलों को पार करते हुए, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि अंधेरे, भादो या जितनी भी ऋतुएं हैं उन सब के पुलों को वो पीछे छोड़ आया है, पार करके आया है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और वह अपनी चमक से भरी हुई साइकिल तेज चला रहा है। शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि वह एक डाकिये के समान लग रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और यहाँ पर जैसे डाकिया होता है ना, घंटी बजा बजा कर सबको अपनी घंटी से आकर्षित करता है और अपनी ओर बुलाता है, उसी तरीके से यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को बताया है कि सूर्य के प्रकाश से चमकीला आसमान फैल गया है और चमकीले आसमान में वो ऐसे लग रहा है जैसे घंटी बजा बजा कर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रहा है। और झुंड, झुंड होता है समूह, बच्चों के झुंड को वो बुला रहा है। शरद ऋतु, शरद ऋतु अपने चमकीले इशारों से बच्चों को आकर्षित कर रही है कि आओ, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, तुम पतंग उड़ा सकते हो। तो ये थी प्रस्तुत पंक्तियां और इन पंक्तियों में भाषा सरल और प्रभामयी है। और सबसे तेज बौछारें गई, इसमें दृश्य बिंब है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, इसमें भी दृश्य बिंब है। अपनी चमकीली साइकिल चलाते हुए, इसमें भी दृश्य बिंब है। और चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इसमें भी दृश्य बिंब है। और घंटी बजाते हुए जोर से, इसमें श्रव्य बिंब है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण अलंकारों का भी प्रयोग है, मानवीकरण रूप का प्रयोग है।
और प्रस्तुत पंक्तियाँ शरद ऋतु की सुंदरता का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से कर रही है कि शरद ऋतु का वातावरण कितना सुंदर लग रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो यहाँ पर शरद ऋतु की सुंदरता का ही वर्णन किया है कि शरद ऋतु एक मनुष्य की तरह दिख रही है और वो अपने चमकीले इशारों से बुला रही है बच्चों को। और उन्होंने आसमान को इतना साफ सुथरा और स्निग्ध बना दिया है, कोमल बना दिया है, मुलायम बना दिया है कि बच्चे पतंग उड़ा सकें और उनकी पतंग खूब ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। तो कवि कहते हैं कि दुनिया की सबसे पतली और हल्की और रंगीन चीज क्या है? वो है पतंग। तो आसमान इतना साफ सुंदर और स्वच्छ हो गया है कि वह पतले से पतला कागज वो भी उड़ सके, पतंग उड़ सके। बांस की पतली सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो बांस की पतली कमानी से ही पतंग बनाई जाती है और छोटी सी पतली सी बांस की कमानी होती है, उसी को मोड़कर पतंग बनाई जाती है। तो वह पतली से पतली कमानी भी उड़ सके। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इतना सुंदर माहौल बन गया है, इतना सुंदर वातावरण है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब बच्चों की पतंग उड़ेगी और ऊपर से ऊपर उड़ेगी तो वो क्या है, वो सीटियां बजाएंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, किलकारियां मारेंगे और खुशी से नाचेंगे। तो तितलियों की तरह एक जो इनकी पतंगे हैं पूरे आसमान में छा जाएंगी और ऐसे लगेगा जैसे एक छोटी सी नाजुक सी दुनिया तितलियों के समान इधर उधर पतंग के रूप में घूम रही है। एक छोटी सी दुनिया बन जाएगी तितलियों की, रंग बिरंगी दुनिया जो कि पतंगों से भरी हुई होगी। पतंग के रूप में तितलियों को दिखाया गया है। और एक चीज और यहाँ पर कवि कहना चाह रही हैं, जो बताया है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज। तो यहाँ पर कवि कहीं ना कहीं बच्चे के मन के बारे में भी कह रहे हैं कि बच्चे का मन क्या है, सबसे हल्का और रंगीन पतले कागज के समान नाजुक होता है। और नाजुक तो होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी पतंग उड़ती है उसी तरीके से उसके सपनों की उड़ान भी ऊंचे से ऊंची उड़नी शुरू हो जाती है। वह इन रंगीन हल्की फुल्की पतंगों के माध्यम से अपनी कल्पनाओं के सहारे से बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर कवि ने बच्चों के मन की नाजुकता का भी वर्णन किया है और उनकी कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने का भी वर्णन किया है। प्रकृति का मानवीकरण है और ऊपर ऊपर उठ सके और सके और सीटियां, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बिंबों की बात करें तो चमकीले इशारों से बुलाते हुए यहाँ पर दृश्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए यहाँ पर स्पर्श बिंब है। और कि पतंग ऊपर उड़ सके, यहाँ पर फिर से दृश्य बिंब है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चे के मन की सुंदरता का वर्णन किया है और पतंग की सुंदरता का वर्णन किया है। और पतंग की सुंदरता में अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है कवि ने। और वातावरण जो शरद ऋतु का है उसकी सुंदरता और साफ और स्वच्छता का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नर्म बनाते हुए। तो यहाँ पर कवि ने बच्चों की कोमलता का वर्णन किया है, उनके नाजुक स्वभाव का वर्णन किया है कि बच्चे जन्म से ही अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं और ऐसे लगता है जैसे वे अपने साथ कपास लेकर आए हैं। रुई, कपास रुई रुई के समान नर्म होते हैं, कोमल होते हैं। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वो
इधर उधर घूमते हैं। इधर उधर घूमकर ऐसे लगता है जैसे उनके पैर बेचैन हैं, वो एक स्थान पर तो नहीं रहते, इधर उधर भागते रहते हैं। तो पृथ्वी भी उन कोमल पैरों को छूने के लिए लालायित होती है और ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी घूम रही है, उनके पैरों का स्पर्श पाना चाहती है। जब दौड़ते हैं बेसुध, और जब वह बेसुध होकर इधर उधर दौड़ते हैं पतंग के पीछे, तो छतों को भी नर्म बनाते हुए, तो ऐसे लगता है जैसे उनके पैरों के स्पर्श से छत भी नर्म हो गई है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे बैंग भरते हुए चले आते हैं, ढाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। और जब बच्चे पतंग के लिए इधर उधर शोर करते हैं, किलकारियां मारते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे सारी दिशाओं में मृदंग बज रहे हैं। मृदंग होता है नगाड़ा, तो ऐसे लगता है जैसे सारी दिशाओं में नगाड़े बज रहे हैं। और पैंग भरना होता है इधर उधर जाना, या कह लीजिए झूला झूलना। और बच्चे जो हैं इधर उधर भागते फिरते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। वह जैसे एक डाल होती है, पेड़ की शाखा होती है, टहनी होती है, तो वह हवा के वेग से झूलती है, इधर उधर झूलती है। तो बच्चों की तुलना भी वृक्ष की शाखा से की गई है कि वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग के साथ साथ इधर उधर डोलते हुए वो नाजुक बच्चे अपनी मस्ती में डूबकर झूला झूलते हुए दौड़ते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, पैंग भरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, झूला झूलते रहते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बच्चे की कोमलता और नाजुकता का वर्णन किया है। और पृथ्वी घूमती हुई में मानवीकरण अलंकार है। और भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रसाद गुण है। और बच्चे की क्रियाओं का, चेष्टाओं का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया है आलोक धनवा जी ने। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बच्चों की उमंगें और आशाओं को बताया है कि वो पतंगों की ऊंचाइयों के समान उड़ना चाहते हैं। और ये बताया है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे जो हैं छत के किनारों तक आ जाते हैं, और गिरने वाले भी होते हैं कई बार, लेकिन उनसे उनको गिरने से बचाता है कौन? उनके ही शरीर का, रोमांचित शरीर का संगीत। जो जब वो खुश होते हैं, पतंग उड़ाते हैं, ऊपर पतंग जब उड़ती है तो उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है, और वह उनके शरीर में एक रोमांच से एक संगीत संगीत उत्पन्न होता है जब वो पतंग उड़ाते हैं। तो यही रोमांच उनको इन खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। और बचाता कैसे है? महज एक धागे के सहारे। एक धागे के सहारे, वह धागा कौन सा है? जो पतंग को उड़ाने वाली डोरी होती है। उस धागे के सहारे वह पतंग के साथ ही उड़ते रहते हैं और खतरनाक किनारों से गिरने से बचते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं, तो पतंग की डोर के साथ ऐसे लगता है जैसे वो भी अपने आप उड़ रहे हैं। बच्चों की उमंगें और आशाएं, वह भी अपने रंग बिरंगे सपने लेकर उन रंध्रों के सहारे, रंध्रों का अर्थ होता है छिद्र, तो उन रंध्रों के सहारे बच्चे ऐसे लगता है जैसे वो भी अपनी कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में जो भाव रखा गया है, वो बच्चों की आशाओं और उमंगों की ऊंचाइयों के प्रतीक रूप में पतंग की ऊंचाइयां हैं। और भाषा जो है सरल है, उर्दू और तत्सम शब्दों का प्रयोग है। धड़कती ऊंचाइयों में दृश्य बिंब है, और बच्चों की कल्पना के सहारे ऊपर उठने के वर्णन किया है, और बहुत ही सुंदर चित्रण है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो यहाँ पर कवि फिर से कह रहे हैं कि बच्चे बच्चे जो हैं छतों पर पतंग उड़ाते हैं, और कई बार क्या होता है वो गिर भी जाते हैं। और जब बच्चे खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और उसके बाद वो बच जाते हैं, तो उनको ज़्यादा चोट नहीं लगती और वो बच जाते हैं। उसके बाद ऐसे लगता है
तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है और निर्भीक होकर वह सुनहला सूरज जो सुनहला सूरज उग रहा है, जो सूरज चमक रहा है, उसके सामने जाते हैं और दोबारा से पतंग उड़ाते हैं पूरी निर्भीकता के साथ। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जब वो पतंग उड़ाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी बहुत तेजी से, क्योंकि बच्चे इधर उधर फिर से दौड़ते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी बहुत तेजी से उनके पैरों का स्पर्श पाना चाहती है, उनके कोमल पैरों का स्पर्श पाना चाहती है, उनके बेचैन पैरों को छूना चाहती है। तो इन पंक्तियों में कवि ने बच्चों की निर्भीकता का भी वर्णन किया है, उनके उत्साह का वर्णन किया है और उनके आत्मविश्वास का भी वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में खड़ी बोली है और उर्दू के शब्दों का प्रयोग है, जैसे कि इसमें बेचैन हो गया, और अगर बात करें इसमें सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और खड़ी बोली है पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार है और उर्दू की भाषा के शब्दों का प्रयोग है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो है बच्चे की चंचलता, कोमलता और निर्भीकता का वर्णन किया गया है, और सारी ही कविता पतंग और बच्चे से संबंधित है और बहुत ही अच्छी कविता है। पतंग के बारे में बताया है और बच्चों की कोमलता और चंचलता के बारे में आलोक धनवा जी ने बताया है। आशा है कि आपको ये पतंग कविता समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। आप सब ने ये मेरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका शुक्रिया, और आगे भी इसी तरीके से वीडियो देखते रहें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कविता से संबंधित और भी अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर दें, और इसी तरीके से आप हमेशा जो है शिक्षा के साथ जुड़े रहें। मेरा एक संदेश, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षित बने। धन्यवाद।